स्वागत है आपका। चलिए देखते हैं खबर एक मिनट यानी एक मिनट में खबरों का पूरा विश्लेषण। योगी सरकार ने अपने इस कार्यकाल का आखिरी बजट विधानसभा में पेश कर दिया। योगी सरकार ने पहली बार पेपरलेस बजट पेश किया। बजट के आकार के लिहाज से ये अब तक का सबसे बड़ा और ऐतिहासिक बजट है। योगी सरकार ने 5,50,270 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। इस बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। बजट में किसानों, महिलाओं और नौजवानों के साथ धार्मिक स्थलों के विकास पर भी सरकार का ध्यान रहा है। यह बजट सबका साथ, सबका विकास तथा सबके विश्वास की उत्कृष्ट लोकतांत्रिक भावना से परिपूर्ण प्रदेश के तीव्र धारणीय एवं सर्वसमावेशी विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। इस बजट में योगी सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र पर ज्यादा जोर दिया है। सरकार ने साल 2021-22 के लिए समग्र शिक्षा अभियान को चलाने के लिए 18,172 करोड़ की व्यवस्था की है। इसमें स्कूलों में मिड डे मील के लिए 3,406 करोड़ रुपए देने का प्रावधान है, जबकि निःशुल्क स्कूल यूनिफॉर्म के लिए 40 करोड़ का बजट है। विकास को रफ्तार देने के लिए यातायात बड़ी भूमिका निभाता है। कहा जाता है जिस देश में सड़कों का जाल जितना बेहतर है, उस देश की इकोनॉमी भी उतनी अच्छी है। इसलिए योगी सरकार ने सड़क से लेकर मेट्रो को विस्तार देने की योजनाओं पर अच्छा खासा पैसा खर्च करने की योजना बनाई है। इस बजट में दिल्ली को मेरठ से जोड़ने के लिए रैपिड रेल चलाने का प्लान है, जिसके लिए योगी सरकार ने बजट में 1,326 करोड़ रुपए देने का काम किया है। वहीं गोरखपुर और वाराणसी में लखनऊ की तर्ज पर मेट्रो बनाने का प्लान तैयार है, जिसके लिए 100 करोड़ रुपए देने की योजना है। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर का निर्माण कार्य प्रगति पर है। परियोजना हेतु 1,326 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। वाराणसी, गोरखपुर व अन्य शहरों में मेट्रो रेल परियोजना हेतु 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्ताव है। साथ ही सरकार ने गंगा एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, बलिया गाजीपुर लिंक एक्सप्रेसवे समेत कई बड़े प्रोजेक्ट को रफ्तार देने का काम किया है। बात बहुत सीधी है कि सरकार एक्सप्रेसवे का जाल बिछाकर राज्य के विकास को रफ्तार देने की कोशिश में है। इस बजट में सरकार ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर और अयोध्या तक सड़क निर्माण के लिए 300 करोड़ के बजट देने का काम किया है। साथ ही पर्यटकों को लुभाने और अयोध्या के सौंदर्यीकरण के लिए 100 करोड़ की योजना बना रही है। साथ ही काशी के विकास कार्यों को हवा देने के लिए 100 करोड़ रुपए देने का काम किया गया है। वहीं मुख्यमंत्री पर्यटन स्थलों के विकास के लिए 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है, जबकि चित्रकूट में पर्यटन विकास की कई योजनाओं के लिए 20 करोड़ रुपए देने का सरकार ने काम किया है। वहीं विंध्याचल में धार्मिक स्थलों के विकास के लिए भी सरकार ने 30 करोड़ रुपए देने का काम किया है। जनपद अयोध्या में निर्माणाधीन एयरपोर्ट का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा अयोध्या है। इस हेतु 101 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। अयोध्या स्थित सूर्य कुंड के विकास सहित अयोध्या नगरी के सर्वांगीण विकास की योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट में 140 करोड़ रुपए की व्यवस्था का प्रस्ताव है। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अपने इस कार्यकाल के अंतिम बजट में किसानों को लुभाने की पूरी कोशिश की है। सरकार ने किसानों के लिए कई योजनाओं की घोषणा की है। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में बताया कि सरकार किसानों की आय को साल 2022 तक दोगुना करने का लक्ष्य रख चुकी है, जिसको देखते हुए सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021-22 से आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजनाएं चलाई हैं। इस योजना के लिए 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। प्रदेश के ऐसे किसान जिनकी दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है के परिवारों को मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। इस योजना का आच्छादन बढ़ाते हुए खातेदार एवं सह खातेदार किसानों के परिवारों के कमाऊ सदस्य तथा ऐसे भूमिहीन व्यक्ति जो पट्टे से प्राप्त भूमि पर अथवा बटाई पर खेती करते हैं को भी पात्रता की श्रेणी में रखा गया है। मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ प्रदेश के किसानों को भी प्राप्त होगा। जबकि मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के लिए 600 करोड़ रुपए देने का सरकार ने काम किया है। किसानों की मुफ्त पानी की सुविधा देने के लिए 700 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है, जबकि रियायती दरों पर किसानों को फसल ऋण देने के लिए 400 करोड़ देने का सरकार ने काम किया है। वहीं प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा के तहत 15,000 सोलर पंप लगाने का सरकार ने लक्ष्य रखा है। 10 महीने बाद यूपी में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में हर किसी को उम्मीद थी कि सरकार अपने पिटारे से कोरोना की फ्री वैक्सीन का तोहफा जनता को दे सकती है, लेकिन सरकार ने 24 करोड़ जनता के बीच टीकाकरण अभियान को चलाने के लिए 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। हार हो जाती है जब मान लिया जाता है
तो जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। मानवर, यह अत्यंत हर्ष और संतोष का विषय है कि हमारे देश के वैज्ञानिकों ने कोविड-19 की वैक्सीन अपेक्षाकृत रूप से कम समय में तैयार कर ली। उत्तर प्रदेश में वैक्सीन के लिए कोल्ड चेन की व्यवस्था की जा चुकी है। टीकाकरण अभियान प्रारंभ हो चुका है। जबकि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लिए 5,395 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। वहीं आयुष्मान भारत योजना के लिए 1,300 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है। आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए 142 करोड़ की व्यवस्था है। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के लिए 320 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित है। इसके साथ ही मेडिकल से जुड़ी कई और योजनाओं के लिए भी सरकार ने बजट में व्यवस्था की है, ताकि सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाओं को अच्छी गति से चलाया जा सके। उन्होंने कहा कि पेपरलेस के नाम पर सरकार ने कामलेस और विकासलेस बजट पेश करने का काम किया है, जिसमें न महंगाई से लोगों को राहत देने का काम किया गया है और न ही महिलाओं, नौजवानों और छोटे उद्यमियों के लिए बजट में कुछ काम किया गया है। किसानों के ऊपर जो बिजली का बढ़ा दिया है, न दाना बढ़ाने की होगा, न डीजल की कीमतें जो बढ़ी है उसकी कीमत कम करने की होगा, न पेट्रोल का जो कीमत बढ़ा है उसको कम करने की होगा, न रसोई गैस का जो दाम बढ़ा है उसको कम करने की होगा। और उसके बावजूद भी कह रहे हैं कि किसान का आय को हम दुगना करें, तो ये झूठ का पुलिंदा ये बजट। इस पर सरकार ने कहा कि योगी सरकार ने ऐतिहासिक बजट पेश किया है, जिसमें सबका साथ सबका विकास पर जोर दिया गया है। ये बजट प्रदेश के विकास के लिए समर्पित है, किसान के लिए समर्पित है, महिलाओं के लिए समर्पित है, नौजवानों के लिए समर्पित है। एक तरफ सरकार ऐतिहासिक बजट बताने का काम कर रही है, जिसमें दावा कर रही है कि सरकार ने किसानों, नौजवानों, शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास पर बल देने का काम किया है, लेकिन अखिलेश यादव ने बजट को निराशाजनक बता दिया। उन्होंने कहा कि सरकार ने अपना संकल्प ही आज तक पूरा नहीं किया और दूसरी योजनाओं की घोषणा कर दी। कम से कम बजट में तो ये बताते कि 5 लाख करोड़ के लगभग का आपने एमओयू किया, वो जमीन पर कितना उतरा है? आपने इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या दिया है? क्या गंगा एक्सप्रेस आपका है? ये जो एक्सप्रेस वे बन रहे हैं उत्तर प्रदेश में, क्या आपके घोषणा पत्र में थे? ये सभी दूसरी सरकारों के काम थे जो अभी भी आपने पूरे नहीं किए। वहीं कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार ने प्रदेश की जनता को छलने का काम किया है। किसानों के साथ धोखा, नौजवानों के विश्वास के साथ विश्वासघात और गरीब वंचित शोषितों के लिए कोई योजना लाने का काम नहीं किया। विकास से यह बजट कोसों दूर दिखा। बजट पर कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और हरियाणा के प्रदेश प्रभारी विवेक बंसल का कहना है कि इस बजट में जमीन पर कुछ नहीं है। महिलाओं के सशक्तिकरण की बात की जा रही है, लेकिन उन्नाव की घटना हो या शाहजहांपुर की, महिलाओं को सुरक्षित माहौल नहीं मिल रहा है। और किसान या कोई भी जिम्मेदार स्वाभिमानी नागरिक आज ये महसूस कर रहा है कि ये सरकार सिर्फ अपने को महिमा मंडित करने में लगी हुई है। अपनी पार्टी को, अपनी पार्टी का जनाधार बढ़ाइए, पर सकारात्मक कार्यों को, कल्याणकारी कार्यों का क्रियान्वयन करके उन्हें ज़मीन अमली जामा पहना कर, ये नहीं कि योजनाएं बड़ी बड़ी पर परिणाम नील बटा नील। बागपत के बड़ौद कस्बे में दुकान पर ग्राहक बिठाने को लेकर 2 दुकानदारों में खूनी संघर्ष हो गया और दोनों दुकानदारों की ओर से दर्जनों लोग आमने सामने आ गए। करीब 5 मिनट तक लाठी डंडे चलते रहे, जमकर मारपीट होती रही। इस दौरान पूरे बाजार में अफरा तफरी मच गई। इसके बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को समझा बुझाकर शांत कराया। फिलहाल पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत को लेकर कार्रवाई की तैयारी कर ली है। मामला बड़ौद कोतवाली इलाके के मुख्य बाजार का है, जहाँ 2 चाट की दुकानें एक साथ बनी हुई है। वहीं ग्राहक बिठाने को लेकर पहले तो दोनों दुकानदारों के बीच में कहासुनी हुई और कहासुनी देखते ही देखते मारपीट में तब्दील हो गई। दोनों पक्षों के लोग लाठी डंडे लेकर आमने सामने आ गए। इसकी तस्वीर सामने आने के बाद पुलिस जांच में जुटी है और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कर रही है।
बागपत में एक छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई। खबर है चांदीनगर थाना क्षेत्र में रहने वाला युवक गाजियाबाद से अपने घर बागपत लौट रहा था, तभी रास्ते में युवक की अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। गांव के लोग भी ढूंढ रहे थे और पुलिस के द्वारा भी खोजबीन शुरू की गई, तो गांव के लोगों के द्वारा ही बताया गया कि गौना के चक रोड पर एक मोटरसाइकिल के साथ एक व्यक्ति पड़ा हुआ है। मौके पे देखा गया तो उसकी पीठ पे गोली का निशान लगा है और जिसको उचित कार्रवाई के बाद जो है पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अपराधियों की तलाश के लिए टीम गठित कर दी गई है, जल्दी गिरफ्तार किए जाएंगे। इस वारदात को किसने अंजाम दिया, पुलिस फिलहाल अभी इसकी तलाश कर रही है। मौका वारदात पर मिले सबूतों के आधार पर जांच आगे बढ़ाई जा रही है, लेकिन इस वारदात के बाद घर में कोहराम मचा हुआ है। यूपी में लगातार ऑपरेशन क्लीन चलाया जा रहा है ताकि क्राइम को कंट्रोल करने में मदद मिल सके। ग्रेटर नोएडा के दनकौर थाना पुलिस ने औरंगपुर गांव में एक छात्र का अपहरण करने के आरोप में फरार बदमाश को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसका दूसरा साथी मौके से फरार हो गया। घेराबंदी के दौरान उन्होंने पुलिस पार्टी पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस पार्टी ने काउंटर एक्सचेंज में गोलियां चलाई, जिससे पैर में एक बदमाश की गोली लगी है। एक बदमाश अंधेरे का लाभ उठाकर भाग गया है, जिसके लिए काउंटिंग जारी है। घायल बदमाश का नाम इंतजार है और जो भागा हुआ बदमाश है उसका नाम नदीम है। इस दौरान पुलिस ने आरोपी के पास से अवैध सामान भी बरामद किया है। वहीं दूसरी तरफ आगरा में भी पुलिस के साथ बदमाशों की मुठभेड़ हो गई, जिसमें 50,000 की नामी बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुजफ्फरनगर में पुलिस ने अवैध शराब तस्कर को गिरफ्तार किया, जिसके पास से 23 पेटी देसी शराब और हजारों नकली शराब के खाली पौवे बरामद किए गए। पकड़ी गई शराब की कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। दरअसल पंचायत चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ अभियान छेड़ रखा है। इसी कड़ी में नई मंडी थाना पुलिस और आबकारी पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एक मिठाई की दुकान के पास एक कार को रोका। जब कार की चेकिंग की गई तो कार के अंदर बड़ी मात्रा में देसी शराब बरामद की गई। पकड़े गए शराब तस्कर की पहचान इरफान के रूप में हुई है। पुलिस इरफान से उसके गैंग के बारे में पूछताछ कर रही है। थाना नई मंडी पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने एक शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से करीब 1.25 लाख की शराब बरामद हुई है। ये एक मारुति कार में शराब को लेके जा रहा था और ये जो अभी हमारा अभियान चल रहा है पंचायत चुनाव के दृष्टिगत, जो अवैध शराब है, मिश्रित शराब है, उसी के अंतर्गत ये कार्रवाई की गई। नाम क्या है? इसका नाम इरफान है, पिताजी का नाम अयूब। कब से करा था इसका? ये इससे अभी जानकारी की जा रही है। हरदोई में रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां कंटेनर और कार की जोरदार टक्कर हो गई। इस सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए। घटना लोनार कोतवाली इलाके के कटरा बिल्हौर हाईवे की है, जहां सौरंगपुर गांव के पास कंटेनर और कार में आमने सामने की भिड़ंत हो गई। हादसे के दौरान कार में 5 लोग सवार थे। हादसे के बाद कार के परखच्चे उड़ गए। सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और कार से घायलों को बाहर निकालकर हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। तीनों घायलों को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि कार सवार लोग हरदोई से पार्टी कर वापस लौट रहे थे। बीती रात सवायतपुर हरपालपुर राजमार्ग पर एक कंटेनर और एक एक्सयूवी में आमने सामने की टक्कर की सूचना मिली थी, जिसमें 4 लोग एक्सयूवी में बैठे थे। उनमें से 2 गंभीर रूप से घायल थे, जिन्हें इलाज हेतु हॉस्पिटल भेजा गया और वहाँ सूचना मिली है कि उनकी डेथ हो गई है। एक कम घायल हैं, एक घायल अभी भर्ती हैं। पुलिस द्वारा इसमें कंटेनर को पकड़ लिया गया है और आवश्यक अग्रतर विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। यार रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों। प्रधानमंत्री मोदी का आत्मनिर्भर भारत का आह्वान देश की अर्थव्यवस्था के एक अहम मोड़ पर आ चुका है। नेटवर्क 18 की पहल और आईटीसी द्वारा प्रस्तुत इस खास पेशकश स्वाभिमान भारत में हम आपके लिए देश भर से ऐसी कहानियां लेकर आते हैं जो आत्मनिर्भरता का बेहतरीन उदाहरण है। नवाचार और उपलब्धियों की ऐसी कहानियां जो दरअसल बताती हैं कि हम एक राष्ट्र के रूप में क्या पहचान रखते हैं। आज की कहानियां भारत के 2 सबसे पसंदीदा खाद्य ब्रांड्स अमूल और आईटीसी आशीर्वाद की हैं। उन्नीस 1946 में गुजरात के छोटे से शहर आनंद में एक दूध उत्पाद सहकारी समिति के रूप में स्थापित अमूल आज भारत में दूध और दूध के बने उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक है। इस ब्रांड की घरेलू स्तर पर शुरुआत हुई, जिसे एक किसान ने शुरू किया। आज ये ब्रांड लाखों भारतीयों के दिल और दिमाग पर छाया है और 40 देशों में इसकी मौजूदगी दर्ज है। What is the business objective? Give more
to earn more. Give more to 3.6 million farmers who are supplying milk to you, but by offering them very stable and remunerative price. 2002 में आईटीसी ने पैकेज्ड गेहूं का आटा आशीर्वाद लॉन्च किया था और वर्तमान में भारत के नंबर 1 आटा ब्रांड के रूप में जाना जा रहा है, जिस पर देश भर में 3.5 करोड़ से अधिक परिवारों का विश्वास है। साथ ही ये किसानों से सीधा गेहूं खरीदकर उन्हें सशक्त बना रहा है। ITC is the second largest buyer of wheat in the country, and we are able to give the right price for the right quality. We have set up centers where the farmers, we have created mandis where the farmers can come and actually deliver the product straight over there. अमूल और आईटीसी आशीर्वाद दोनों ही भारत के आत्मनिर्भर बनने के मिशन में अपना सहयोग दे रहे हैं और सही मायने में स्वाभिमान भारत के प्रतीक हैं। एक खास पेशकश स्वाभिमान भारत में देखिए अमूल और आईटीसी आशीर्वाद की पूरी कहानी।